अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसमें अगर तो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि क्रोमेटोग्राफी के चैप्टर्स के अंदर बार बार यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो सारी टर्म्स हैं बड़ी इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम को डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी पहले वाली क्रोमेटोग्राफीज जो हैं वो हमने पहले सेमेस्टर्स में पढ़ ली हुई हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये हमारे पास कॉलम बने हुए हैं और मुख्तलिफ टाइम के ऊपर उसकी पिक्चर ड्रॉ की हुई है। अब कॉलम के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका जो तरीकाकार है क्रोमेटोग्राफी का, सबसे पहले स्टेशनरी फेज को फिल किया जाता है। ये खाली कॉलम है, इसमें ये स्टेशनरी फेज फिल कर रहे हैं। स्टेशनरी फेज फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसमें क्या फिल करेंगे हम, ऊपर से मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इसलिए फिल करेंगे ताकि यहाँ पे क्या हो, जो इसकी सैलिनेशन का प्रोसेस है वो हो जाए। सैलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पहले वो जो मोबाइल फेज है उससे पूरा इस स्टेशनरी फेज को क्या करना होता है, वेट करना होता है। ठीक है, एक बार कॉलम जो है वो कम्प्लीटली उससे फिल हो जाए ताकि बीच में कोई खाली जगह ना बचे। इसी को क्या बोलते होते हैं, मोबाइल फेज को ही इल्यूएंट बोलते होते हैं कि ये वो जो चीज को मूव करवाएगा, जो सैंपल को मूव कराएगा। इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डिसॉल्व करके उनको नीचे मूव करवा रहा होता है। तो इसके लिए तीन वर्ड्स इस्तेमाल होंगे आगे, जब नेक्स्ट जहाँ पे डिस्कशंस हो रही होंगी इसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं, तब वहाँ पे मोबाइल फेस का वर्ड यूज़ हो रहा होगा, एलिवेंट का वर्ड यूज़ हो रहा होगा, या फिर सॉल्वेंट का वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूजन। ये जो वर्ड यूज़ किया हमने, एल्यूजन का क्या मतलब होता है? एल्यूजन का मतलब होता है इसकी जो मूवमेंट है नीचे मोबाइल फेस की, इसको हम क्या बोलते होते हैं, एल्यूजन बोलते होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल फेज ऐड किया, फिर सैंपल ऐड करेंगे और फिर और उसमें मोबाइल फेज ऐड करते जा रहे हैं मुसलसल। ठीक है, या सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं, तो वो जो मूव नीचे की तरफ हो रहा होगा इसको क्या बोलेंगे हम, एल्यूजन का प्रोसेस। एल्यूजन के प्रोसेस के बाद जो कॉलम में से चीज बाहर निकलती है इसको क्या बोलते होते हैं, इलुएट बोलते होते हैं कि ये जो है ये क्या है, चीज रिमूव हो गई है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स के दरमियान में आपने कंफ्यूजन काज नहीं करनी, इनको अच्छी तरह डिफरेंशिएट रखना है। इल्यूजेंट होता है सॉल्वेंट को बोलते हैं, इल्यूजन इसके नीचे जाने के प्रोसेस को बोलते हैं, और जो नीचे निकलने के बाद चीज आती है उसको क्या बोलते हैं, इलुएट बोलते हैं। तो ये तीन वर्ड बिल्कुल सेम एक जैसे लगते हैं, तो आपने इन तीनों में डिफरेंशिएट आसानी से कर लेना है ये इस डायग्राम की मदद से। इन दोनों को भी इवैल्यूएट कहेंगे कि जो सैंपल के कंपोनेंट्स निकले हैं, ये रेड कलर का कंपोनेंट है, ये ब्लू कलर का है, इनको हम क्या बोलेंगे, इवैल्यूएट बोलेंगे। कि ये भी सैंपल जो है यानी कि कॉलम में से जो चीज बाहर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सैंपल। सैंपल इंट्रोडक्शन कब करवानी होती है, देखिए हमने पहले स्टेशनरी फेज ऐड किया था, वो पैकिंग हो गई, फिर मोबाइल फेज ऐड किया, सैलिनेशन हो गई ताकि उसमें पहले से मोबाइल फेज मौजूद हो, और फिर ऊपर से क्या ऐड करवाएंगे, ये पर्पल कलर का हम सैंपल ऐड करवा रहे हैं। ये सैंपल ऐड हो गया यहाँ पे, इस वाले के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, सैंपल ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर वो जब सैंपल सारा हो के बाहर निकल के आएगा, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हिस्सों में डिफरेंशिएट हो गया है कि ब्लू वाला जो था वो स्लो है, रेड वाला ज्यादा फास्ट था, तो वो तेज तेज मूव करता हुआ नीचे आ रहा है। आखिरकार रेड वाला पहले यहाँ पे रिमूव हो गया, इसको कंपोनेंट एक बोल देंगे और इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बी बोलेंगे। तो ये दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, हमने पहले इनको क्या बोला था, इलेवेंट बोला था, लेकिन अगर उसमें डिफरेंशिएट करना हो तो कहेंगे ये कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है। इनको सोल्यूट भी बोला जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे हम कभी क्रोमेटोग्राफी की टर्म्स यूज कर रहे होंगे तो वहां पे इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, सोल्यूट। तो ये वाला पेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पड़ा, इस दो जो पेज मैंने ये स्टडी करवाए हैं आपको, इससे पिछली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड, ये दो आपने अच्छी तरह स्टडी करनी है। इन टर्म्स को आपने याद रखना है जहन में कि इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। कंपोनेंट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, सॉल्यूट्स। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट फिर आती है इल्यूजन की टाइप कि इल्यूजन कौन कौन से टाइप की होती है। दो टाइप होती है, एक आती है आइसोक्रेटिक, एक होती है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक का मतलब सेम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं होल इल्यूजन प्रोसेस में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी वही वो था हमारे पास मेथनॉल, यहाँ पे भी मेथनॉल, यहाँ सारी जगहों पे सेम सॉल्वेंट बार बार एक ही स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर हम एक ही सॉल्वेंट यूज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोक्रेटिक इल्यूजन के। आइसो का मतलब सेम कंपोजिशन है। ग्रेडियंट इल्यूजन क्या होती है, जिसमें चेंजिंग सॉल्वेंट हो ड्यूरिंग इल्यूजन। उसकी मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे कि जब क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे इल्यूजन प्रोसेस को, तो पहले हम सॉल्वेंट की एक टाइप यूज करेंगे, कोई एक सॉल्वेंट यूज करेंगे, उसको मैंने सॉल्वेंट 1 से रिप्रेजेंट किया है। इस सॉल्वेंट 1 के अंदर खूबी ये होगी कि इन दोनों में से ये एक कंपोनेंट के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन शो करेगा। मिसाल के तौर पर रेड वाले के साथ ये अच्छी इंटरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो हम पहला सॉल्वेंट वो यूज करते हैं कि जो क्या करे, किसी एक कंपोनेंट को तेज चलाए। ठीक है, देखिए रेड वाला बहुत ज्यादा तेज आगे चला गया, वैसे भी तेज होना चाहिए था इसको अगर हम सेम भी यूज करते। लेकिन क्या होगा, ये अगर हम सॉल्वेंट ऐसा यूज करेंगे जो रेड से कुछ एक्स्ट्रा ही ज्यादा एफिनिटी रखता हो, तो फिर वो क्या होगा, रेड बहुत तेज आगे ऐड हो चला जाएगा। फिर हम जब रेड काफी सारा गुजर चुका हो, फिर उसके बाद यानी कि ये यहां तक पहुंच चुका हो, अब हम इसमें कौन सा ऐड करेंगे, सॉल्वेंट 2। यानी कि रेड देखें एंड तक पहुंच गया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ब्लू वाले के लिए सॉल्वेंट, यानी कि अब सॉल्वेंट बदल देंगे। सॉल्वेंट बदलने के बाद ऊपर से वो मोबाइल फेज ऐड करें, यानी कि वो मोबाइल फेज नंबर 2 है ये। अब इसकी वजह से ब्लू वाला भी तेज तेज, यानी कि जो पहले जिसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, अब उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और वो फौरन से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर गया, ये देखें, और ये भी रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ग्रेडियंट इल्यूजन का, ये क्या करता है, कंपोनेंट्स की स्पीड को तेज कर देता है और सेपरेशन को तेज तेज करवाता है। अगर हम नॉर्मल स्पीड से करवाएंगे तो क्या होगा, ये एक खास स्पीड से दोनों मूव करते जा रहे होंगे, ठीक है, तब भी होगा एक की स्पीड ज्यादा होगी एक की कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी स्पीड को और ज्यादा एक्स्ट्रा तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, सॉल्वेंट टाइप 1, सॉल्वेंट टाइप 2। इवन हम 3 से 4 टाइप्स भी यूज कर सकते हैं या और भी ज्यादा टाइप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए दो एग्जांपल दिए हैं कि जिसमें सॉल्वेंट 1 हो और सॉल्वेंट 2 हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म, रिटेंशन टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है भाई। टाइम बिटवीन द इंजेक्शन ऑफ ए सैंपल and the appearance of analyte peak at the detector of chromatographic column, के डिटेक्टर पे पीक डिटेक्ट होने का टाइम, और कब से, जब इंजेक्शन स्टार्ट की थी सैंपल की उस वक्त से लेके और आखिर तक, यानी कि टोटल क्रोमेटोग्राफी का टाइम, उसको क्या बोलते होते हैं, रिटेंशन टाइम। यहां से हमने मिसाल तौर पर क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किया था, टाइम नोट करना शुरू किया, ग्राफ बनता जा रहा है, डिटेक्टर में सिग्नल यहाँ पे करके आ गया कि ये हमारे पास कंपोनेंट एक डिस्कवर हो गया। इस कंपोनेंट का डिस्कवर होने का जो टाइम है, इस सारे को क्या बोलते होते हैं, रिटेंशन टाइम। फॉर्मूला होता है इसका, टी आर इज इक्वल टू टी एस प्लस टी एम। टी एस का मतलब होता है स्टेशनरी फेज के साथ टाइम, क्योंकि हमने देखा है ना कि जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें दोनों के साथ इंटरेक्शन होती है, मोबाइल फेज के साथ भी स्टेशनरी के साथ भी। तो कुछ टाइम वो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन करेगा, कुछ टाइम वो स्टेशनरी फेज के साथ। ये देखें, जैसे स्टेशनरी फेज के साथ टाइम होगा कुछ, कुछ मोबाइल फेज के साथ टाइम होगा। इन दोनों का सम ये यहां तक हमारे पास जो आ रहा है, इसको क्या बोलते होते हैं, रिटेंशन टाइम। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि एक है हाई रिटेंशन टाइम अगर हो तो क्या होगा, स्लो मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट होगी। या आपके एमसीक्यू की स्टेटमेंट बन सकती है कि अगर रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा तो कंपोनेंट कैसा होगा, स्लो कंपोनेंट होगा, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा तभी उसको ज्यादा टाइम लगा है। हाई रिटेंशन टाइम का एक और मतलब होता है लो अफिनिटी विद मोबाइल फेज, कि वो मोबाइल फेज के साथ अफिनिटी शो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो स्लो हो गया था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। रिटेंशन टाइम अगर ज्यादा है तो इसका मतलब स्लो मूवमेंट कंपोनेंट है, अगर हाई रिटेंशन टाइम है तो इसका एक और मतलब भी है, और वो है लेस अफिनिटी विद मोबाइल फेज, कि वो मोबाइल फेज के साथ ही अफिनिटी नहीं कर रहा। ठीक है,
तो ये आपने एमसीक्यू के लिए दोनों स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है वॉइड टाइम। वॉइड टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन द इंजेक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ नॉन रिटेन्ड स्पीसी और सॉल्वेंट बी। कि ये हम सॉल्वेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई सॉल्वेंट कितनी अमाउंट में है पड़ा और कितनी टाइम में वो कॉलम में से गुजर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टी एम जो होगा वो रिटेंशन टाइम, यानी कि जो टी आर है टोटल, ये रिटेंशन टाइम है। और ये वाली जो सिग्नल है ना टी एम, ये है पड़ा कि मोबाइल फेज कितनी स्पीड से उस कॉलम में से गुजरता है। यानी कि जब हमने इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं उस वक्त से लेके जब मोबाइल फेज बाहर निकल आए, तो उस वक्त का जो टाइम है इसको क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज टाइम टी एम। और जो दूसरा टाइम है टी एस, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज टाइम के। ये क्या करता है, कंपोनेंट्स को स्लो करवाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा कंपोनेंट हो जिसकी 100% अफिनिटी किसके साथ हो, मोबाइल फेज के साथ हो, तो वो इतने देर के अंदर अपना सिग्नल बना देगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट के सिग्नल को हम बीच में से माइनस कर देते होते हैं, इसीलिए ये वाला टाइम चेक करने के लिए हम कभी कभी खुद से एक ऐसी चीज को ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन रिटेन्ड स्पीसी। कि हम कोई ऐसा कंपोनेंट बीच में खुद से ऐड कर देते हैं कि जो क्या करे, सॉल्वेंट के निकलने का सिग्नल बनाए। क्योंकि सॉल्वेंट को हम डिटेक्टर के अंदर यूज नहीं करते, ये डिटेक्टर को ऐसे प्रोग्राम किया हुआ होता है कि वो सॉल्वेंट का सिग्नल ना दे। तो उसका हल ये होता है कि हम वहां पे कोई अनरिटेन्ड स्पीशी ऐड करवा दें कि जो जब बाहर निकले तो पता चल जाए कि इस वक्त मोबाइल फेज भी बाहर आ चुका हुआ है। तो इस टाइम को, मोबाइल फेज के गुजरने के टाइम को क्या बोलते होते हैं, वॉइड टाइम। कि इस वक्त के अंदर इससे पहले कोई सिग्नल नहीं आ सकता। ठीक है, यानी कि इससे कम टाइम जो है वो किसी भी कंपोनेंट को रिटेंशन के लिए नहीं हो सकता। कम से कम ये वाला टाइम रिटेंशन के लिए चाहिए होगा, और वो भी कोई ऐसी चीज होगी कि जो नॉन रिटेन्ड हो, कि जो स्टेशनरी फेज के साथ बिल्कुल भी अट्रैक्शन ना शो करती हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म एज दैट टाइम। तो जब आपने इसको जस्टिफाई करना है या लिखना है क्वेश्चन को, तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, ग्राफ की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर देना है। प्रोवाइड करती है मेजर ऑफ लीनियर वेलोसिटी, कि लीनियर वेलोसिटी भी बताती है कि मोबाइल फेज कितनी तेजी से मूव कर रही है। देखें जितनी स्पीड से ये जल्दी सिग्नल आएगा इतना तेज मोबाइल फेज होगा, मूव कर रहा होगा, इल्यूजन की स्पीड होगी उतनी। और जितना ये सिग्नल देर से आएगा उतनी फिर क्या होगा, मोबाइल फेज भी स्लो होगा। ऑल कंपोनेंट्स स्पेंड एटलीस्ट टाइम टी एम इन मोबाइल फेज। और ये भी बता रहा है कि कम से कम मोबाइल फेज के साथ इतना टाइम तो हर कोई गुजारेगा। जितना टाइम ये है इतना टाइम हर कोई गुजारेगा, चाहे जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ 100% भी अट्रैक्शन हो रही है या 99% अट्रैक्शन हो रही है, उसको भी मोबाइल फेज के साथ इतना टाइम तो गुजारना पड़ेगा। यानी कि ये नहीं है कि स्टेशनरी फेज किसी चीज को रोक के रख सकता है, वो थोड़ा बहुत तो उसको मोबाइल फेज आगे चलाएगा, क्योंकि मोबाइल फेज के अंदर उतना टाइम रहना पड़ता है। एवरेज लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो जो हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया, कि जितना फ्लो रेट है, जितनी स्पीड है। फॉर्मूला होता है इसका, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एल ओवर टी एम, लेंथ ओवर टाइम। ये हमने सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई ना, डिस्टेंस ओवर टाइम फिजिक्स में। तो यही है अपना लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम जो मोबाइल फेज मूव करता है। अब इसमें L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम। TM का मतलब क्या है, टाइम विद इन मोबाइल फेज, कि मोबाइल फेज में कितना कंपोनेंट टाइम गुजारता है, यानी कि वॉइड टाइम जिसको बोलते हैं हम। एवरेज लीनियर रेट ऑफ सोल्यूट माइग्रेशन, इसका क्या मतलब होता है? ये दो हमारे पास वेलोसिटी होंगी, एक है एवरेज वेलोसिटी मोबाइल फेज की, और फिर उस एवरेज वेलोसिटी की वजह से सोल्यूट की स्पीड से मूव कर रहा है, उसको बोलते होते हैं एवरेज लीनियर रेट ऑफ सोल्यूट माइग्रेशन। कि भाई ये तो क्या हो गई, टोटल मूवमेंट की स्पीड है ना, कि जितना हमारे पास मोबाइल फेज चल रहा है जिस स्पीड से। अब वो मोबाइल फेज के साथ हर चीज की एफिनिटी कुछ अमाउंट में होती है, तो उस स्पीड का कुछ कम अमाउंट इसमें नजर आ रही होगी कि ये उसकी वजह से जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द फ्लो रेट ऑफ कंपोनेंट इन कॉलम।
कि ये कंपोनेंट का फ्लो रेट है, जबकि ये किसका फ्लो रेट है, मोबाइल फेज का। फार्मूला क्या होता है इसका, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाला साइन है पड़ा, एल ओवर टी आर, ये रिटेंशन टाइम के बराबर है कि भाई टोटल टाइम उस कंपोनेंट को कितना लगता है मूव करने में, डिवाइड और लेंथ के साथ उसको ये ऊपर रखेंगे। इनका मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉलम, टी आर का मतलब रिटेंशन टाइम होगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूले में फर्क क्या है पड़ा, दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस फर्क किस चीज का है, ये टी एम मोबाइल फेज की स्पीड को दिखा रहा है और ये टी आर किसको दिखा रहा है, कंपोनेंट की स्पीड की वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। सोल्यूट एफिनिटी यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है पड़ा एमसीक्यू के लिए कि सोल्यूट एफिनिटी अगर मोबाइल फेज की हाई होगी, ठीक है, सोल्यूट एफिनिटी अगर मोबाइल फेज के साथ उसकी हाई होगी कि सोल्यूट यानी कि कंपोनेंट, तो वो क्या होगा, हाई एवरेज लीनियर वेलोसिटी आएगी कि अगर वो एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा होगी तो लीनियर वेलोसिटी सोल्यूट की ज्यादा है या लीनियर माइग्रेशन रेट ज्यादा है, और अगर एफिनिटी कम है तो माइग्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। और जबकि ये लीनियर वेलोसिटी डिपेंड करती है किसी चीज के ऊपर कि हम कितना प्रेशर वहां पे अप्लाई कर रहे हैं उसको नीचे मूव करने के लिए। नेक्स्ट है रिटेंशन वॉल्यूम। पहले हमने रिटेंशन टाइम देखा था, अगर उसी को हम वॉल्यूम की टर्म में यूज कर लें तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन वॉल्यूम। कि ग्राफ बनाते वक्त हम टाइम नोट ना करें बल्कि वॉल्यूम नोट करें। तो ये होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड टू एलिवेट ए पर्टिकुलर सोल्यूट फ्रॉम कॉलम। पहले हमने कहा था टाइम रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट को मूव करने के लिए चाहिए, आप कहेंगे वो वॉल्यूम जो कंपोनेंट को कॉलम में से गुजारने के लिए चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे बिल्कुल सेम वही ग्राफ है बड़ा, बस फर्क किस चीज का आ गया, यहाँ पे टी आर की जगह वी आर यूज हो गया कि भाई हम सॉल्वेंट ऐड करते गए, ये वॉल्यूम आता जा रहा है कि भाई हम इतना सारा सॉल्वेंट यूज होता जा रहा है, ये वॉल्यूम वाली एक्सेस ये चल रही है। और फिर आखिरकार इस जगह पे जाके एकदम हमें क्या मिला, सिग्नल मिल रहा है किसका, कंपोनेंट का। तो हम कहेंगे यहाँ तक का जो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है ये क्या था, रिटेंशन वॉल्यूम है। फार्मूला होता है इसका वी आर इज इक्वल टू टी आर मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो ये v म्यू v जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो रेट है पड़ा हमारे पास कि भाई किस स्पीड से मूव कर रहा है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी इसको बोलते होते हैं। ठीक है, ये किसका है पड़ा, मोबाइल फेज का, कि कितनी स्पीड से मोबाइल फेज मूव कर रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, रिटेंशन टाइम, ये टी आर को रिटेंशन टाइम बोलते होते हैं। डेड वॉल्यूम क्या होता है, जैसे रिटेंशन टाइम के साथ डेड टाइम था, सेम ऐसे ही वॉल्यूम के साथ क्या आएगा, डेड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, द इल्यूएंट वॉल्यूम इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ एलिवेंट इज कॉल्ड डेड वॉल्यूम। कि अब वो टाइम के जो एलिवेंट को गुजरने के लिए चाहिए, पहले हमने कहा था वो टाइम जो कंपोनेंट को गुजरने के लिए चाहिए, जो हमने पढ़ा है ना अभी रिटेंशन वॉल्यूम। अब क्या होगा, जो सिर्फ किसको गुजरने के लिए चाहिए, मोबाइल फेज को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइड वॉल्यूम या एक्स्ट्रा कॉलम वॉल्यूम भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप इसको स्लाइड को एक बैक करें और वहां पे आपको जो डेड टाइम था उस वाले कॉन्सेप्ट को देखें कि डेड टाइम में हमने क्या कहा है कि वो जो है टाइम जो मोबाइल फेज को गुजरने के लिए चाहिए, सेम वैसे ही वो वॉल्यूम जो मोबाइल फेज को गुजरने के लिए चाहिए, एक कॉलम में से कितना मोबाइल फेज गुजरे तो वो नीचे भी निकलना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड करवाया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऐड हुआ या मोबाइल फेज ऐड हो गया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है करता जा रहा है, आखिरकार वो वॉल्यूम के जब वो इतना ऊपर से ऐड हो कि यहाँ नीचे से निकलना शुरू हो जाए, तो उस वक्त के वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, डेड वॉल्यूम बोलेंगे। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर जो वॉल्यूम फिल किया है उसको हमने क्या बोला है, वॉइड वॉल्यूम या एक्स्ट्रा कॉलम वॉल्यूम। वो क्या करेगा, इन सारे खाली जगहों को फिल कर देगा, इन खाली जगहों के अंदर जितनी भी स्पेस है उसमें सारा क्या आ जाएगा, मोबाइल फेज या सॉल्वेंट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है कि ये जो डार्क कलर के हैं पड़े वो क्या है पड़े, मोबाइल फेज है पड़ा। ठीक है, और दूसरा क्या पड़ा, लाइट वाले जो है पड़े वो स्टेशनरी फेज है। वन वाइड वॉल्यूम जो होता है वो मोबाइल फेज का रिक्वायर्ड होता है टू फ्लश द कॉलम वंस,
कि एक बार अगर कॉलम के अंदर से हमने गुजारना है किसी भी कंपोनेंट को, यानी कि मोबाइल फेस को या सॉल्वेंट को, तो वो पूरे कॉलम को गुजारने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए उसको क्या बोलते होते हैं, वाइड वॉल्यूम। एक वाइड वॉल्यूम चाहिए होता है इसको फ्लश करने के लिए कि इसमें से पूरा सॉल्वेंट नीचे मूव हो जाए। फ्लशिंग आउट द प्रीवियस सॉल्वेंट एंड रीइक्विलिब्रेटिंग विद a न्यू सॉल्वेंट मिनिमली रिक्वायर्ड 5 to 10 कॉलम वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बताई है कि अगर इस कॉलम में हमने एक बार क्रोमेटोग्राफी कर लिया, फिर इस कॉलम को दोबारा यूज करना है, तो इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा या वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने का तरीका क्या बताया उन्होंने कि ये जो वाइड वॉल्यूम है इसको कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, 5 से 10 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि एक बार वाइड वॉल्यूम गुजारेंगे, फिर दोबारा गुजारेंगे, 3-4 बार, ऐसे करते हुए 5 से 10 बार गुजारेंगे तो ये कॉलम बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इसमें से सारा का सारा सैंपल जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, सारी इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएंगी और कॉलम दोबारा से फिर यूज हो सकता है। यानी कि एक सेपरेशन कर ली तो दोबारा 5 से 10 वाइड वॉल्यूम गुजारें तो क्या जो कॉलम है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्रेश न्यू बन जाएगा। एक्सेसिव डेड वॉल्यूम जो होता है वो पीक्स को ब्रॉड करता होता है। ये क्या होता है, यानी कि डेड वॉल्यूम एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, ताकि खाली जगह कम से कम हो। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का हमें पता है कि ये दो चीजों को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है, तो यहाँ पे भी वही बनेगी डेफिनेशन कि इट इज ए मेयर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कॉलम टू सेपरेट टू एनालाइट पीक्स, कि ये पीक्स को डिफरेंशिएट करवाती है। क्वांटिटेटिव टर्म में इट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय द एवरेज विड्थ। ये हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ इस वाले का इधर से लेकर यहाँ तक टाइम, इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन टाइम ए का, कंपोनेंट ए, और ये रिटेंशन टाइम किसका है, बी का। इधर क्या है पड़ी, ये पीक यानी कि जो ए कंपोनेंट है उसकी विड्थ है और ये किसकी विड्थ है, कंपोनेंट बी की सिग्नल की विड्थ है। तो हम क्या करते होते हैं, ये क्वांटिटेटिव टर्म में अगर इसको बोलें तो कुछ ऐसे बनेगा, डेल्टा टी आर इन दोनों के रिटेंशन टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एवरेज विड्थ। एवरेज विड्थ का मतलब क्या होगा, इस विड्थ और इस विड्थ का क्या ले लिया हमने, एवरेज ले लिया है, तो वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, रिटेंशन टाइम का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन बोलेंगे। और ये दो रेजोल्यूशन जो पीक्स हैं बड़ी, इनकी डिफरेंशिएट करने के लिए कि वाज़े तौर पे नजर आए, रेजोल्यूशन की वैल्यू कम से कम भी कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए। ठीक है, रेजोल्यूशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, ताकि क्या हो, ये डिफरेंशिएट हो सके। अगर रेजोल्यूशन की वैल्यू 1 होगी तो फिर वो इतनी अच्छी डिफरेंशिएट नहीं होगी। मिनिमम 1 होनी चाहिए या मिनिमम 1.5 होनी चाहिए या फिर उससे हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है पीक मेजरमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक पीक है। अब इस पीक में से इसको स्टडी करने का तरीका ये होता है विड्थ को, कि ये जो उसका स्टीपेस्ट पार्ट होता है ना, इसके ऊपर क्या ड्रॉ करनी होती है, एक टेंजेंट, ये ड्रॉ कर ली, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली। इस वाले डाटा को बीच में विड्थ में इंक्लूड नहीं करना होता। उसका रीजन ये है कि ये जो सिग्नल है पड़ा, ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या करता है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर हम इसको काउंट करने लग जाए तो ये ओवरऑल एवरेज को क्या करता है, खराब कर देता है, ओवरऑल रिजल्ट को क्या करता है, अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला जो पोर्शन है अपना, इसको हम क्या करते हैं, बीच में से राउंड ऑफ कर लेते होते हैं। पहला तरीका होता है विड्थ का हाफ लिया जाए। ठीक है, विड्थ का हाफ क्या होता है, विड्थ का हाफ ये होता है ये वाली जगह कि जहां पर पीक जितनी ऊंचाई तक जा रही है उस टोटल ऊंचाई, ये एच जो है इसका क्या कर दिया, हाफ लिया। इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू हाफ। उसकी रीजन ये होती है कि ये वाला एरिया जो नीचे आ रहा है ना, इस जगह के यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, इनको बीच में से राउंड ऑफ कर दें तो अनसर्टेनिटी जो होती है ना वो थोड़ी सी और कम हो जाती है। हमारे पास जो वैल्यू है या आंसर है वो ज्यादा रिलायबल हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि विड्थ जो है W,
उसको बेस लाइन पे लिया जाए कि वो यहाँ से ली जाए। तो एक जो विड्थ होती है वो क्या होती है, यहाँ से ली जा सकती है, और दूसरी विड्थ कहाँ से ली जा सकती है, W हाफ से ली जा सकती है। कि पीक के हाफ से उसको विड्थ चेक कर लें या पीक की बेस लाइन से विड्थ को नोट कर लें। तो फिर फार्मूला भी हमारे पास देगा। रेजोल्यूशन के पहला फार्मूला होगा रिटेंशन टाइम और नीचे क्या आ जाएगी, एवरेज विड्थ। रिटेंशन वॉल्यूम के साथ भी यूज कर सकते हैं कि हमने पहले मैंने डिस्कस किया ना कि रिटेंशन टाइम को अगर वॉल्यूम की टर्म में ले जाएं तो वो क्या बन जाता है, रिटेंशन वॉल्यूम। तो रिटेंशन वॉल्यूम का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय विड्थ जो है उसकी एवरेज। या फिर दूसरी तरीका वो जो हमने कहा था मोर प्रिसाइज हो जाता है, रिटेंशन टाइम ओवर विड्थ का हाफ। इसका भी हमने क्या ले लेना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ विड्थ को नोट करके और फिर उसका क्या कर दिया हमने, एवरेज ले लिया। की कॉन्सेप्ट इसमें क्या बनेगा कि कॉलम टू सेपरेट टू पीक्स, रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, 1.5 से बड़ी या उसके बराबर, जैसे मैंने पहले अभी स्लाइड पे मेंशन किया था। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट टू बी रिटेन्ड ऑन ए स्टेशनरी फेज। रिटेंशन फैक्टर का मतलब ये होगा कि वो कंपोनेंट कितना ज्यादा स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, उसके ऊपर रिटेन हो सकता है। वाइडली यूज टू कंपेयर द माइग्रेशन रेट, कि वो यही बताएगा ना कि जो ज्यादा स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं वो फिर स्टेशनरी फेज के साथ ही लगे रह जाएंगे और फिर वो स्लोअर हो जाएंगे। तो ये माइग्रेशन रेट को भी बता सकता है। फॉर्मूला होता है उसका कंपोनेंट ए के लिए, यानी कि अगर बहुत सारे कंपोनेंट हो ए बी सी, तो उसमें से कंपोनेंट किसी एक के लिए यहाँ पे मेंशन किया, कंपोनेंट ए का जो हमारे पास है रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू होता है के का, उसका ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, कि वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वॉल्यूम विद स्टेशनरी फेज, वॉल्यूम विद मोबाइल फेज। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें दिखा रहा है कि जो रिटेंशन फैक्टर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम विद स्टेशनरी फेज। कि अगर वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा अट्रैक्शन करेगा तो रिटेंशन फैक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वो मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन करेगा, यानी कि मोबाइल फेज में वॉल्यूम उसका ज्यादा आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे उसके मेंशन कर दिया है कि का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, वीएस का मतलब वॉल्यूम इन स्टेशनरी फेज और वीएम का मतलब वॉल्यूम इन मोबाइल फेज। कॉन्सेप्ट क्या होगा, हाई रिटेंशन फैक्टर अगर होगा तो स्लो मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट होगी। कि रिटेंशन फैक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है, वीएस ज्यादा हो गया, स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा चिपक गया है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और इसके उलट आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्टिविटी फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि ये दो कंपोनेंट्स के दरमियान कम से कम दो कंपोनेंट्स होंगे या उससे ज्यादा, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट of more strongly retained solute to the distribution constant of less strongly held solute या less strongly retained solute। ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं। ये देखें यहाँ पे ग्राफ हमें दिखा रहा है A जो है ये पहले सिग्नल दे रहा है और जो B है ये क्या कर रहा है, बाद में सिग्नल दे रहा है। अब जो हमने अब तक की कॉन्सेप्ट देखे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो A जो है ना ये रिटेन नहीं हुआ, इससे पीछे हमने पढ़ा है ना रिटेंशन फैक्टर। A जो है इसका जो रिटेंशन है बड़ी ये जल्दी हो गई है, तो रिटेंशन फैक्टर इसका कम है पड़ा, ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो रिटेंशन है ये ज्यादा हो गई है, ये ज्यादा टाइम लगाया है इसने। अब रिटेंशन टाइम के टर्म में देख लेते हैं, ये देखें इसका रिटेंशन टाइम क्या है, कम है, ये जल्दी रिटेंशन हो, यानी कि रिटेंशन टाइम इसका क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसका मतलब रिटेंशन नहीं हुई इसकी इतनी अच्छी। और यहाँ पे क्या हुई है, इसका रिटेंशन टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये रिटेन हुआ है, ये काफी ज्यादा क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ज्यादा रिटेन हुआ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो कम रिटेन हुआ है।
इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें बी का रिटेंशन टाइम ज्यादा है तो ये ज्यादा रिटेन हुआ है, तो इसीलिए बी को ऊपर लिखेंगे। ए का रिटेंशन टाइम कम है तो ये रिटेन भी क्या हुआ है, कम हुआ है, तो ए को नीचे लिख देंगे कंपोनेंट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। फिर इसमें यहाँ पे इन दोनों का मतलब यहाँ मेंशन कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बी। की कॉन्सेप्ट क्या है अपना, सिलेक्टिविटी फैक्टर अगर हाई होगा तो क्या होती है, बेटर रेजोल्यूशन होती है। सिलेक्टिविटी फैक्टर हाई का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गैप अगर ज्यादा होगा। सिलेक्टिविटी फैक्टर तभी ज्यादा होगा ना जब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है वो बहुत हाई हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या हो, लो हो। तो क्या होगा, दोनों पीक दूर दूर हो जाएंगी। जब दूर दूर होंगी तो क्या होगी, बेटर रेजोल्यूशन होगी। तो ये आपने नोट कर लेना एमसीक्यू के लिए कि हाई सिलेक्टिविटी फैक्टर का मतलब क्या होता है, बेटर रेजोल्यूशन। अब कुछ ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो तरह के कर्व्स होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल कर्व। आइडियल कर्व क्या होता है, ऐसा कर्व जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह लगे या बेल शेप हो, ये इस तरह का कर्व, ये आइडियल कर्व होता है। आइडियल कर्व क्यों होता है कि उसमें हर वैल्यू क्या हो रही है, नोट हो रही है। पीक जो है वो दोनों तरफ क्या है, बराबर है, डाटा दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस यानी कि जो मीन वैल्यू है इसके इर्द गिर्द डाटा क्या है अपना बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या मैक्सिमम वैल्यू के दोनों साइड पे डाटा बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आइडियल कर्व। दूसरी तरह का कर्व होता है ये नॉन आइडियल होता है। इसमें क्या होगा, जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये जो मीन वैल्यू है, उसके दोनों साइड में से किसी एक साइड पे डाटा क्या होता है, मिसिंग होता है। मिसाल के तौर पे ये दो ग्राफ में यहाँ पे शो किए हुए, इस तरह एक ग्राफ को बोलेंगे फ्रंटिंग, एक को बोलेंगे टेलिंग। इसमें देखें यहाँ पर जो डाटा है ना, जो मेन वैल्यू के इस साइड पर डाटा सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे डाटा जो है वो क्या है पड़ा, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। सेम ऐसे इसमें यहाँ पे देखें, इस साइड पे डाटा बहुत सारा नजर आ रहा है, लेकिन इस साइड पे डाटा बहुत कम है। तो ये दोनों की डेफिनेशन क्या बनेगी, बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन बनते होते हैं ये, टेलिंग और फ्रंटिंग का क्या मतलब होता है। टेलिंग बोलते होते हैं पीक इन विच लेटर पोर्शन इज ड्रॉन आउट। टेलिंग में क्या होता है, लेटर पोर्शन, ये जो ये पीछे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, वह इसमें से डाटा मिसिंग है। यानी कि सिग्नल कैसे जनरेट हुआ, एकदम से सिग्नल जनरेट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। फ्रंटिंग के केस में क्या होता है, पीक इन विच अर्ली पोर्शन इज ड्रॉन आउट, कि यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ और फिर एकदम से क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये तीनों में हमने डिफरेंस देख लेना है, आइडियल कर्व किस तरह का होता है और दो नॉन आइडियल कर्व कौन कौन से होते हैं, फ्रंटिंग और टेलिंग होते हैं। होप कि यहाँ तक आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब जब नेक्स्ट हम आगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में ये टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे यही वाले वर्ड इस्तेमाल हो रहे होंगे, कीवर्ड्स, तो वहां पे आपको फिर आसानी हो जाएगी। लेक्चर को आपने अच्छी तरह डिस्कस करना है। जब लेक्चर का डिस्कशन सेशन होगा, लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट जब अपलोड हो लेक्चर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।